अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हम लोग उसे बहुत इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमें अपने घरों को रोशन करना हो तो हम बल्ब को लाइट अप करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हमें हवा की ज़रूरत हो तो हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से फ़ैन को यूज़ करते हैं या एयर कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बात यह है कि हमारे घर में, हमारी ज़िंदगी में छोटी से छोटी ज़रूरत और बड़ी से बड़ी जो ज़रूरत है उसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी की मदद से पूरा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के हवाले से। और इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको नहीं मालूम तो वो जनरेटर्स के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती है। और हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में वो होंगे एसी जनरेटर्स, यानी कि ऐसे जनरेटर्स जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करते हैं। तो सबसे पहली बात स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ एसी जनरेटर के बेसिकली ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है ये क्या करता है, एक्चुअली है क्या ये। देखें, जो एसी जनरेटर है वो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी दो फॉर्म होती हैं, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट वो होता है जो अपनी डायरेक्शन को, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, जो हम बैटरी से हासिल करते हैं। और जिस जनरेटर को हम लोग समझने वाले हैं वो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है। और ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है बेसिकली ये ऑल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है, वो जो कि के इलेक्ट्रिक या जो भी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है वो हम तक ट्रांसफ़र कर रही है, वो बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोवाइड करती है। और डिटेल में जानना है ऑल्टरनेटिंग करंट को तो जो चैप्टर नंबर 20 के लेक्चर्स हैं उनको आप देखें, बिलखुसूस जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर होंगे इंशाल्लाह उसमें आप जो है ये बात समझ पाएंगे। अच्छा, अब जो एसी जनरेटर है वो काम किस प्रिंसिपल पे करता है, तो याद रखिए उसका काम वही है जो हमारे चैप्टर के अंदर हम लोग बार बार डिस्कस कर चुके हैं, और वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या था? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक कंडक्टर को ऐसी पर्टिकुलर पोजीशन में रखते हैं कि उसके लिहाज से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी होती है और कंडक्टर मूव होता रहता है। तो क्या होता है, जब भी किसी कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक ईएमएफ या वोल्टेज प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से करंट पास होता है। ठीक है ना, ये हम इन डिटेल डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, ऑलमोस्ट हर टॉपिक के अंदर, कि जब भी किसी कंडक्टर से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, चाहे कंडक्टर को मूव करा के या कॉइल को मूव करा के, तो ऑटोमेटिकली उस कंडक्टर में जो है वो अपने आप एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। और एसी जनरेटर भी यही काम करता है, जिससे हम कह रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। सबसे पहले ज़रूरत होती है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर बनाने के लिए आर्मेचर की। ठीक है, आर्मेचर क्या है इसको बताते हैं। सेकंड ज़रूरत है परमानेंट मैग्नेट की। ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत है स्लिप रिंग्स और ब्रशेस की। और लास्ट जो हमें ज़रूरत है वो है शाफ्ट और बेरिंग की। तो मेन एसी जनरेटर बनाने के लिए इन चार चीज़ों की ज़रूरत है। आर्मेचर है, परमानेंट मैग्नेट है, स्लिप रिंग है और ब्रशेस एक साथ समझाऊंगा, और शाफ्ट और बेरिंग्स क्योंकि मैकेनिकल पार्ट है इनको एक साथ समझाऊंगा। आर्मेचर या रोटर, याद रखना ये नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्मेचर कह लो या रोटर कह लो, ये बेसिकली एक रेक्टेंगुलर कॉइल होता है जिसे लपेटा हुआ होता है एक रोटेटिंग शाफ्ट के ऊपर, माउंट किया जाता है, लगाया जाता है रोटेटिंग शाफ्ट पे, जो कि लास्ट में मैंने बताना भी है। और ये वो कंपोनेंट है जो कि बेसिकली स्पिन करता है विद इन मैग्नेटिक फील्ड टू इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपको बताया ना कि जब भी कोई कंडक्टर की पोजीशन चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो बेसिकली आर्मेचर ही वो कॉइल है या रोटर है जो कि बेसिकली रोटेट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगा तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट अगर देखा जाए परमानेंट मैग्नेट को, परमानेंट मैग्नेट या स्टेटर, याद रखिएगा इसको स्टेटर भी कहते हैं। ये एक स्टेशनरी पार्ट होता है हमारे जनरेटर में, रुका हुआ होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। असल में मैग्नेट होता है, कुछ भी नहीं होता, ये एक मैग्नेट होता है जिसको हम, या इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हो सकता है और सर्कुलर भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, जो कि रोटर के अराउंड होता है। यानी आप समझ लीजिए जनरेटर का जो मेन कंपोनेंट होता है ना, जो उसका ढक्कन होता है या जो उसकी बॉडी होती है, उसके ऊपर ये परमानेंट मैग्नेट लगा हुआ होता है जिसे स्टेटर भी कहते हैं, और ये रुका हुआ होता है। और इसी के बीच में जो है वो हमारा आर्मेचर या जो रोटर है वो रोटेट करता है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल इसके अंदर रोटेट करता है। अब देखो, मैग्नेट की मौजूदगी में आर्मेचर ने मूव करा, करंट तो प्रोड्यूस हो गया। अब करंट को कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? वो काम करते हैं स्लिप रिंग्स या ब्रशेस। रोटर के बिल्कुल आखिर के ऊपर हम कनेक्ट कर देते हैं स्लिप रिंग्स को।
जो कि बेसिकली कंडक्टिव रिंग होते हैं, किसी न किसी कंडक्टर की उससे बने हुए होते हैं, जो कि रोटर के साथ रोटेट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ब्रशेस जो कि ग्रेफाइट से बने हुए होते हैं, उनको बिल्कुल अटका दिया जाता है, प्रेस कर दिया जाता है अगेंस्ट द स्लिप रिंग टू करेक्ट द जनरेटेड इलेक्ट्रिक करंट। देखो अगर मैं इसको नहीं लगाऊंगा ना, तो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर में भी समझाऊंगा, जो तार हैं उनमें बल आना शुरू हो जाएगा। तो हमें एक स्लिप रिंग की ज़रूरत है, मतलब स्लिप रिंग्स की ज़रूरत है, जो कि बेसिकली कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और उनको कलेक्ट करने का काम ये ब्रशेस करते हैं, जो कि ग्रेफाइट की उससे बने हुए होते हैं, मटेरियल से। और कभी अगर आपके जनरेटर के अंदर ज़रा सा भी कॉइल अलाइनमेंट में उसके कोई इशू होता है ना, तो आप देखते हैं कि ये जो कार्बन ब्रशेज़ है ना, बहुत जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि जो स्लिप रिंग्स होते हैं वो बेसिकली इसी के ऊपर जो है रोटेट करते हैं। और आखिर में जो कि सबसे पहले होना चाहिए, रोटर जो है उसको बांधा जाता है एक शाफ्ट के ऊपर, और ये शाफ्ट उसे गोल गोल घुमाती है, जो कि इंजन से कनेक्टेड होती है, या हम इसे अपने हाथ से घुमाएं जैसे भी चाहें, या विंड के अंदर ये विंड से घूमता है। सो बेयरिंग जो है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करते हैं और स्मूथ रोटेशन करते हैं, बेयरिंग का जस्ट यही काम है। तो हम शाफ्ट को घुमाते हैं फॉर एग्जांपल अपने हाथ से, इंजन से, या टरबाइन वाले केस में पानी से या हवा से, विंड टरबाइन के अंदर। तो फिर बेयरिंग घुमाने में आसानी करता है, और इसी बेयरिंग के साथ आर्मेचर कनेक्टेड होता है। तो आर्मेचर रोटेट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और फिर करंट को कलेक्ट करते हैं स्लिप रिंग और ब्रशेस। इस किस्म का होता है। देखो अब आप देखो, ये जो है वो रोटर है जो कि यहाँ पे रोटेट करेगा, ये इसकी बॉडी के साथ स्टेटर लगा हुआ है, मैग्नेट लगा हुआ है, जिसके अंदर ये रोटर जो है वो रोटेट करेगा। ये वो रोटेटिंग शाफ्ट है जो कि रोटेट कराने का काम करती है। जब ये शाफ्ट घूमेगी तो ये पूरा का पूरा रोटर घूमेगा। जब रोटर घूमेगा तो ये जो लगे हुए ना, ये जो हैं ये कलेक्टिंग रिंग है, या जिनको मैंने स्लिप रिंग का नाम दिया था, ये यहाँ पे करंट को पहुँचाएंगे, और फिर कार्बन ब्रशेज़ उनको कलेक्ट करने का काम करेंगे। तो बेसिकली एक स्ट्रक्चर अभी मैं और सिंपल तरीके से समझाता हूँ कि एसी जनरेटर क्या होता है, पर एक्चुअल फिगर जो है वो इसी किस्म की होती है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ठीक है जी। अब यही जो सारे के सारे पार्ट्स हैं उनको दोबारा से देखो। ये आ गया नॉर्थ टू साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट आ गया, फॉर एग्जांपल स्टेटर भी कहते हैं इसको। इसके अंदर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को लगा देते हैं, ये एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये आ गया हमारा एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। और ये आप देख लो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मौजूद है। फिर क्या है, इसके एंड से हमें यहाँ पर हमने लगा दिए स्लिप रिंग्स, ठीक है ना। ये आ गए हमारे पास दो स्लिप रिंग्स, यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिए। और फिर जो ब्रशेज़ होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, वो इसके साथ प्रेस हुए हुए होते हैं और कनेक्ट हुआ हुआ होता है। मिसाल के तौर पे इसको गैल्वानोमीटर से कर दिया फिलहाल, या बल्ब जलाना है तो बल्ब के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखना, जब ये कॉइल रोटेट करेगा ना, तो ये रिंग्स रोटेट करेंगे, और रिंग्स रोटेट करते करते करंट को यहाँ पे पहुँचाएंगे, और फिर करंट पास होगा। वर्किंग के अंदर समझते हैं किस तरीके से काम करेगा। तो जैसे ही जो है वो हम रोटेट कराते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ बेयरिंग और शाफ्ट, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो जाता है, और वो करंट इस तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। मिसाल तौर पर जब मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ तो इसमें ऑटोमेटिकली ईएमएफ जनरेट होगा, करंट पास होगा। वो करंट यहाँ पर आएगा और कलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको नहीं लगाता और तार को डायरेक्ट गैल्वानोमीटर से लगाता तो बल आना शुरू हो जाते हैं तार के अंदर ना। तो बेसिकली ये जो दोनों पार्ट हैं स्लिप रिंग और ब्रशेज़, ये कलेक्ट करने का काम करते हैं करंट को। और आपको पता है ये काम कर रहा है बेसिकली राइट हैंड रूल के ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है अब आप देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, हम जो इसको रोटेट करा रहे थे, हम रोटेट करा रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये ऊपर की तरफ रोटेट होगा, ये आ रहा है करंट जो कि जेड एक्सिस में अंदर की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है ना, जो हम इसको टॉर्क प्रोड्यूस करा रहे हैं, वो हम इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करा रहे हैं। यहाँ से ऊपर जा रहा होगा, फिर यहाँ से घूमते घूमते नीचे की तरफ आएगा। इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगी बेसिकली रोटेशन। ऐसे ऊपर की तरफ हम घुमा रहे हैं और ऐसे नीचे की तरफ घुमा रहे हैं, तो ही ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो कि यहाँ पे मैंने आपको एरोज की मदद से जाहिर किया है। ये है ना वो एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है, जिसके अराउंड हम इसको रोटेट करवाने का काम करते हैं। अब ज़रा एनिमेशन के थ्रू समझोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम ये कॉइल है, इसको रोटेट कराने का काम करेंगे। अब जैसे ही ये कॉइल, अच्छा ये कॉइल घूमने क्यों लगा, यकीनन हम इसको किसी शाफ्ट की मदद से घुमा रहे हैं। फिलहाल मैंने दिखाया कि विंड टरबाइन है, तो पंखा इसे गोल घुमाने का काम कर रहा है।
आप देखें पंखा गोल घुमाने का काम कर रहा है, कॉइल रोटेट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑटोमेटिकली उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और वो करंट वैसे लगातार अपनी डायरेक्शन को ऑल्टरनेट कर रहा है, जो कि आगे लेक्चर में समझाऊंगा। स्पीड ज़्यादा होगी रोटेशन की तो ईएमएफ भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो इस तरीके से वर्क करता है हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, अब क्यों वोल्टेज जो है वो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, क्यों ऑल्टरनेट हो रहा है, डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है, उसको अभी समझते हैं। नीचे मैंने ग्राफ बनाया हुआ है जहाँ पे वाई एक्सिस के अंदर प्रोड्यूस होने वाला ईएमएफ दिखाऊंगा और यहाँ पर टाइम के लिहाज से वेरिएशन नज़र आएगी। तो आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से साउथ की तरफ होती हैं। ये आ गई मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। पहले जो हमारा कॉइल है उसको इस डायरेक्शन में सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना, और मैं इसको रोटेट कराने का काम करूँगा। तो जब मैं इसको रोटेट कराऊंगा, फॉर एग्जांपल ये आ गया एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये आ गई डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो अब जब मैं इसको इस तरीके से रोटेट कराऊंगा, एक बात आप यहाँ पर याद रखिए कि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, वो इस डायरेक्शन के अंदर है। वेलोसिटी भी ऐसे ही है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है। क्योंकि डायरेक्शन सेम है तो फार्मूला जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इधर बता भी देता हूँ। मोशनल ईएमएफ वाला फार्मूला है, वो होता है VBL साइन थीटा। अब आप यहाँ पे एक बात नोट करो, जो स्पीड है, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है इसके रोटेशन की, वो भी यही है और मैग्नेटिक फील्ड भी यही है। एंगल बना 0, साइन 0 0 होता है। पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा, यानी कि इस केस के अंदर जब कॉइल इस तरीके से रखा हुआ होगा तो उस वक्त एंगल 0 बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में। इस वजह से जो ईएमएफ है वो भी 0 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा वो 0 बनेगा। ग्राफ पे मैंने 0 के ऊपर निशान लगा दिया। अब ये इसी तरह से रोटेट होते होते एक डिफरेंट इस तरीके से आ जाएगा। अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो आप देखें, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गया और जो रोटेट कर रहा होगा ये इस डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगा। तो पहले डायरेक्शन वेलोसिटी की ऐसे थी, अभी वेलोसिटी की डायरेक्शन फॉर एग्जांपल डाउनवर्ड हो गई। अब जब वेलोसिटी की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई तो वेलोसिटी वाई एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, वो तो आपको नज़र आ ही रही है। एंगल कितना बन गया, इस केस में एंगल बन गया 90 डिग्रीज। तो हमें पता है ईएमएफ का आंसर मैक्सिमम कब आता है, जब साइन का आंसर 90 होता है। ये हमने मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक के अंदर डिस्कस किया था। यानी कि यहाँ पे जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। ये वाली जो लाइन है समझ लो मैक्सिमम वाली लाइन है, तो जो ईएमएफ जनरेट होगा बेसिकली वो मैक्सिमम होगा। ये मैंने इसकी सीध में निशान लगा दिया। जब कॉइल ऐसे है तो ईएमएफ 0 है, वोल्टेज 0 है। जब कॉइल ऐसे हो गया घूमते घूमते तो ईएमएफ मैक्सिमम हो गया। नेक्स्ट, अब आप देखेंगे तो जो डायरेक्शन है दोबारा से चेंज हो जाएगी। अब जो है वो कुछ इस किस्म की डायरेक्शन आ गई। इस किस्म की डायरेक्शन का मतलब दोबारा से तकरीबन इसी हालत के अंदर आ गया, लेकिन एक्चुअली ये 180 डिग्री पर आ गया। 0 से 90 हुआ, 90 से 180 हो गया। अब अगर हम साइन 180 पुट करेंगे उसी फॉर्मूले के अंदर तो आपको पता है आंसर दोबारा से 0 आ जाएगा। तो कॉइल ऐसे रखा हुआ था 0, फिर घूमते घूमते 90 डिग्री हो गया, फिर 90 से दोबारा घूमा 180 हो गया, आंसर दोबारा 0 आ गया। फिर रोटेट करेगा तो 180 के बाद 270 हो जाएगा। इस मरतबा मूव करेगा तो मिसाल तौर पे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एंगल बन गया 270। अब अगर आप कैलकुलेटर से निकालोगे साइन 270 तो उसका आंसर -1 आता है। दैट्स वाई जो ईएमएफ होगा बेसिकली वो प्रोड्यूस होगा नेगेटिव में मैक्सिमम। ये इसकी सीध में आ गया नेगेटिव में। ग्राफ बनाते हुए समझा रहा हूँ ना, पहले 0 था, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर 0 हो गया, फिर नेगेटिव मैक्सिमम, और आखिर में जब कॉइल दोबारा से एक कंडीशन में जाएगा, इस कंडीशन में, तो अब जो एंगल है वो 360 डिग्री कह लो या 0 कह लो, और साइन 360 निकालोगे, 0 निकालोगे तो आंसर एक्चुअली बराबर आएगा 0 के। सही है, तो वोल्टेज लगातार वेरी करता रहता है इस जनरेटर के अंदर। दैट्स वाई अगर मैं पूरा एक यहाँ पे एक ग्राफ बना लूँ इन पॉइंट्स को मिला के, तो मुझे नज़र आएगा कि यहाँ पर बेसिकली एक ऑल्टरनेटिंग करंट बन रहा है जो अपनी सिम्त को भी बदलता रहता है और अपनी वैल्यू को भी बदलता रहता है। तभी हमने इसको नाम दिया है एसी जनरेटर। इस तरीके से देखोगे तो आपको समझ में आएगी बात। अभी देखो ये इस तरीके से एंगल हमारा 0 बन रहा है, इस तरीके से हम इसको मूव कराएंगे, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। अब जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज होती रहती है वैसे वैसे देखें आप ईएमएफ चेंज होता रहता है। शुरुआत में जहाँ से करा रहा हूँ वहाँ से आप देखना शुरू करो तो ये पहले ऊपर मूव हो रहा है और फिर इस तरीके से रोटेट हो रहा है। तो जैसे जैसे वैल्यू ऑफ साइन चेंज होती चली जा रही है, जो ईएमएफ है वो भी ऑल्टरनेट होता रहता है इन ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है भाई, तो देखो मैंने आपको पार्ट समझाए।
मैंने आपको उसकी वर्किंग समझाई कि कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होती है, और मैंने ये बता दिया कि ईएमएफ जो है वो बेसिकली प्रोड्यूस हो रहा होता है ऑल्टरनेटिंग, यानी अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता है और वैल्यू भी चेंज करता है। अब एक बड़ा अहम काम है कि हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए जो कि बेसिकली हम लोग ड्राइव करेंगे यहाँ पर, और उसी से देखेंगे कि वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो सबसे पहली बात, हमने जो कॉइल सपोज करा है उसकी लंबाई कर लेते हैं बराबर, इसकी जो लंबाई है उसको L से शो कर देंगे, और जो इसकी चौड़ाई है, ब्रेथ है, उसको जाहिर कर देंगे B से। अब जो एक्चुअली हम लोग पढ़ के आ चुके हैं मोशनल ईएमएफ, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ मोशनल ईएमएफ, तो मोशनल ईएमएफ बराबर होता है VBL साइन थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो दो फेसेस के ऊपर काम हो रहा है ना, एक ये वाला फेस है जो कि मूव करेगा, एक ये वाला फेस है जो मूव करेगा। मिसाल तौर पर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो दो फेसेस के ऊपर काम हो रहा है। तो इस केस के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बेसिकली वो ट्वाइस होगा इस मोशनल ईएमएफ के, क्योंकि तार के इस हिस्से में मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तार के इस हिस्से में भी मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो दो जगह पे प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं इसके साथ 2 लिख दूंगा। ठीक है, नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बात क्या है, बात यह है कि यहाँ पे रोटेशन हो रही है, तो वेलोसिटी, ये तो लीनियर वेलोसिटी होती है, बेहतर यह है कि मैं इसको एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूले में लेकर आ जाऊँ। तो ये फर्स्ट टाइम हमने पढ़ा था, v बराबर होता है r ओमेगा के, ओमेगा होती है एंगुलर वेलोसिटी, तो हम इस फॉर्मूले को एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो रेडियस कितना है यहाँ पर आप देखें, जब ये रोटेट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरीके से गोल गोल रोटेट करेगा, तो वो जो रेडियस होगा वो बेसिकली इस कॉइल की चौड़ाई का आधा होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि जो रेडियस है वो बेसिकली ब्रेथ का हाफ होगा। बात समझे ना, जब ये रोटेट होगा इस तरीके से गोल गोल, तो जो रेडियस होगा वो इस चौड़ाई का आधा होगा। तो इसका मतलब जो ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ट्वाइस, और या पहले इधर भी पुट कर देता हूँ ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे बना देते हैं। वेलोसिटी बराबर आ जाएगी आर ओमेगा की जगह पे B/2 ओमेगा आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 1 से डायरेक्ट पुट कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2, V की जगह पर आएगा B/2 ओमेगा। ठीक है, कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड है, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है, मैंने दिखा दिया यहाँ पर, और ये आ गया साइन थीटा। अच्छा जी, 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, तो ईएमएफ का आंसर हमारे पास आ गया ओमेगा BL, और ये जो छोटा वाला B है उसको मैंने L के साथ लिख दिया साइन थीटा, ताकि एक बात हम यहाँ पे समझ जाएं कि L इंटू B लिखा हुआ है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमें पता है एरिया के बराबर होता है। तो इसका मतलब अब जो ईएमएफ का फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ओमेगा AB कर देता हूँ इसको, और साइन थीटा अपनी जगह पे लिखा हुआ है, सिर्फ L इंटू B की जगह पर हमने A पुट कर दिया, तो ईएमएफ का आंसर आ गया। बट सही आंसर ये, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जनरेटर में हम कभी एक कॉइल का रोटेशन थोड़ी देते हैं, कॉइल के तो कई सारे टर्न्स लगे हुए होते हैं। तो अगर इसी इक्वेशन को मैं लिखना चाहूँ फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर इसको n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए लिखना चाहें तो सीधा सीधा ईएमएफ जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो ये हो जाएगा n ओमेगा AB, और यहाँ पर आ जाएगा साइन थीटा। इसको थोड़ा सा ऐसे मैंने अरेंज कर लिया कि नवाब बन रहा है ये, हालांकि ये W नहीं है, ठीक है, ओमेगा लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ने में बिल्कुल नवाब जैसा लगता है, तो इसको याद रखना आसान हो जाएगा। और आप अपने जहन में रख सकते हैं कि भाई ऑल्टरनेटिंग करंट का जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो ईएमएफ बराबर होता है नवाब के, तो नवाब साइन थीटा, इस तरीके से ना इसको याद रखा जा सकता है। लेकिन देखो n नंबर ऑफ टर्न्स, ओमेगा कितने रेडियन पर सेकंड, कितना रोटेशन हो रहा है पर मिनट, उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ए एरिया ऑफ कॉइल, बी मैग्नेटिक फील्ड। पर ये एंगल कैसे नापेंगे हम जनरेटर के मूव होते हुए, तो बेहतर ये कि इस थीटा को रिप्लेस कराया जाए। एक फार्मूला है ओमेगा का ही ना, एंगुलर वेलोसिटी का, फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, थीटा अपॉन टी के बराबर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, तो थीटा बराबर आ सकता है ओमेगा टी के। तो बेहतर ये है कि ओमेगा का फार्मूला बनाया जाए एन, ईएमएफ का फार्मूला बनाया जाए एन ओमेगा AB यानी कि नवाब, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, और एक आखिरी बात और समझनी है कि कोई भी जनरेटर कितना मैक्सिमम ईएमएफ बना सकता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। फॉर मैक्सिमम ईएमएफ कोई भी जनरेटर
कितना मैक्सिमम ईएमएफ जनरेट करेगा वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बेसिकली ये मालूम करना है हमें। तो मैक्सिमम ईएमएफ कितना हो सकता है, अगर इक्वेशन नंबर 2 से देखें तो मैक्सिमम के लिए एंगल होना चाहिए 90 डिग्रीज। तो हम इसको करेंगे ओमेगा इज इक्वल ईएमएफ इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। साइन का सबसे बड़ा आंसर 90 पर आता है और साइन 90 बराबर होता है 1 के। तो जैसे ही हम साइन 90 की जगह पे पुट करेंगे 1, तो हमारे पास ईएमएफ बराबर आ जाएगा एन ओमेगा ए बी। तो कभी भी अगर हमें मैक्सिमम ईएमएफ कैलकुलेट करना होगा, ई नॉट से जाहिर कर रहे हैं, तो उसको हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, और एरिया ऑफ कॉइल, और बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। तो यही था हमारा आज का लेक्चर अबाउट अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। जितना मालूम होना चाहिए था आप लोगों को उतना ही बताने की कोशिश करिए। आई होप समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।